हेलो बच्चों, मैं हूँ विमल प्रताप। और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का सेकंड पार्ट। कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। उसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो है देखा हुआ था, मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा हुआ था, और डाइसैकेराइड या फिर कह सकते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ा हुआ था। या फिर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये भी देखा था कि भाई कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो मोनोसैकेराइड कैसे बनते हैं, ठीक है, कितने कार्बन्स होते हैं, वो सब जो है हम लोगों ने देख लिया था, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में देख लिया था। ठीक है, तो अभी जो है उसी का सेकंड पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट जो है एक लेक्चर में नहीं हो पाया था, तो उसी का जो है ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में जो है हम लोग पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मोनोसैकेराइड देखा था, ओलिगोसैकेराइड देखा था, और ओलिगोसैकेराइड के अंदर ही हम लोगों ने डाइसैकेराइड देखा था। तो आज हम लोग जो है उसका जो है ओलिगोसैकेराइड के बाद जो है उसका तीसरा पार्ट जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सेकंड लेक्चर है, और सेकंड लेक्चर है उसके साथ में जो है और ये मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड के बाद ये तीसरा पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। तो हम लोग जो है पॉलीसैकेराइड के बारे में इसमें डिटेल में देखने वाले हैं, एकदम डिटेल में आप लोगों को जो है एक एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि पॉलीसैकेराइड बनता कैसे है। ठीक है, किससे बना होता है, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, इनके बीच में बॉन्ड कैसे पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग जो एकदम अटेंटिव होकर के भाई वीडियो को देखिएगा। और मैं पक्का वादा करता हूँ आपसे कि जो है ये बेस्ट लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जो है, या फिर पूरे बायोमॉलिक्यूल्स के लिए जो है ये सबसे बेस्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, आप लोग को जो है फिर से कभी बायोमॉलिक्यूल के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि ये सब जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इस सब का PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, फिर वहाँ पर जो है आपको ये इसका PDF फाइल मिल जाएगा। आप लोग जो है इसको प्रिंट करा भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग भले डार्क बैकग्राउंड में देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको व्हाइट बैकग्राउंड में आसानी से एकदम नोट्स टाइप का PDF मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो आप लोग जो है कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी। तो हम लोग जो है अब कार्बोहाइड्रेट का सेकंड लेक्चर जो है पॉलीसैकेराइड, इसको शुरू करते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या है, कैसे है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो नाम क्या है, पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब ढेर सारे, पॉली मतलब क्या होता है? मल्टीपल कह सकते हैं। क्या होता है? मल्टीपल। सैकराइड्स मतलब क्या होता है? शुगर। सैकराइड मतलब शुगर होता है। तो जब मल्टीपल शुगर आपस में जुड़ करके एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड उसी को बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो शुगर की बात हो रही है, मतलब शुगर का मतलब सिंपल से हो गया मोनोसैकराइड। शुगर का मतलब क्या हो गया? मोनोसैकराइड्स। अब मोनोसैकराइड्स का जो है, मोनोसैकराइड्स बार बार मान लो ये टोटल पूरे मोनोसैकराइड्स को हम लोग जो है डिनोट करते हैं एम से। एम से डिनोट करते हैं, एम मतलब मोनोसैकराइड हो गया। अब ये बार बार एम जो है, बार बार ये एम क्या हो जाए? रिपीट हो जाए। बार बार एम जो है ऐसे रिपीट हो जाए, ऐसे कंटिन्यूअस चेन बना ले। ठीक है, कंटिन्यूअस चेन बना ले एन तक। एन मतलब ऐसा रैंडम नंबर तक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पॉलीसैकेराइड हमने ऐसे बता दिया कि एन नंबर तक जो है ये मोनोसैकेराइड बार बार रिपीट हो जाए तो उसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। लेकिन इसका एक फिक्स नंबर होता है। फिक्स नंबर कितना होता है? फिक्स नंबर जो है कम से कम 10 मोनोसैकेराइड यूनिट होना चाहिए। कम से कम 10 मोनोसैकेराइड यूनिट कम से कम होना चाहिए, तब जाकर के कोई एक जो है हम पॉलीसैकेराइड बना पाएंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक मिनिमम पॉलीसैकेराइड में कितने मोनोसैकेराइड्स होने चाहिए? कम से कम 10 मोनोसैकेराइड्स होने चाहिए, तब जाकर के उसको हम लोग जो है पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। या 10 या 10 से अधिक, 10 या 10 से अधिक अगर मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में साथ में जुड़ गए हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं? पॉलीसैकेराइड बोलने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके पीछे हम लोगों ने ओलिगोसैकेराइड देखा था, तो उसमें क्या था? 10 से कम थे। ठीक है, 10 तक थे या फिर 10 से कम जो थे उनको हम लोग क्या बोलते थे? ओलिगोसैकेराइड बोलते थे। और मोनोसैकेराइड में क्या बोलते थे? उसमें तो सिर्फ सिंगल शुगर यूनिट होता था, सिंगल शुगर यूनिट होता था, या फिर सिंगल मोनोसैकेराइड यूनिट होता था, उसी को हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलीसैकेराइड देख रहे हैं, तो पॉलीसैकेराइड में कितना होना चाहिए? 10 या 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जो है बार बार रिपीट होना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, अब पॉलीसैकेराइड क्या होता है? एक लॉन्ग चेन होता है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है? लॉन्ग चेन होता है। अब लॉन्ग चेन होने की वजह से जो है ज्यादातर ये क्या हो जाते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाते हैं। आपको एकदम से अटेंटिव होकर के देखना है भाई। ठीक है, बिल्कुल भी लो नहीं फील करना है।
ये क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन के होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये वाटर में इतने अच्छे से सॉल्युबल नहीं होते। अब जब वाटर में सॉल्युबलाइज ही नहीं होंगे तो इनका जो टेस्ट होता है ना वो स्वीट टेस्ट नहीं आएगा, जो इनका टेस्ट होता है वो फीका फीका टेस्ट रहेगा, वो मीठा टेस्ट नहीं आएगा। जैसा मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के केस में आता था ना, वो कैसे होते थे, मीठे टेस्ट में आते थे, स्वीट टेस्ट रहता था उनका। लेकिन ये जब घुलनशील ही नहीं है, वाटर में सॉल्युबलाइज ही नहीं होंगे, जब घुलेगा ही नहीं कुछ, तो उसका टेस्ट क्या आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ये स्वीट टेस्ट में नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉट इजिली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब आगे इनके फंक्शन के बेसिस पर, ठीक है, इनके फंक्शन मतलब ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इनका हमारे बॉडी में फंक्शन क्या होता है, या फिर किसी लिविंग बीइंग में इनका फंक्शन क्या होता है, उसके बेसिस पर इनको जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो होता है स्टोरेज का फंक्शन होता है इनका, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड बोलते हैं, या कह सकते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, और दूसरा हो जाता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। देखो स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल का मतलब समझिएगा। देखो स्टोरेज का मतलब ये हो गया कि हमारी बॉडी में जो शुगर होती है, या फिर कह सकते हो हमारे बॉडी में जो सैकराइड्स होते हैं, उनको जो है हम लोग क्या करते हैं, पॉलीसेकेराइड के रूप में उनको बाइंड कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर हमको उनको स्टोर करना होता है हमारी बॉडी में, तो उसको स्टोर करने के लिए जो है, उन शुगर को स्टोर करने के लिए जो है, उसको हम लोग पॉलीसेकेराइड में ट्रांसफॉर्म करके तब उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, तो कभी भी शुगर को स्टोर करना होता है अगर हमारी बॉडी को, तो उसको किस में ट्रांसफॉर्म करता है, हमारी बॉडी करती है, सबसे पहले उसको पॉलीसेकेराइड में ट्रांसफॉर्म कर लेगी, फिर उसके बाद ही उसको स्टोर कर सकती है। कभी भी मोनोसेकेराइड यूनिट्स हमारी बॉडी में स्टोर नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड का फंक्शन क्या हो गया, एक फंक्शन तो ये हो गया कि हमारी बॉडी में जो शुगर्स होंगे उनका स्टोरेज फंक्शन होगा इनका। ठीक है, उनका क्या करते हैं, ये स्टोरेज करते हैं, कैसे, उन मोनोसेकेराइड्स का पॉलीसेकेराइड बना करके, तब जाकर के हमारी बॉडी उनको स्टोर कर पाती है। अदरवाइज वो सॉल्युबलाइज होकर के यूज हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्युबलाइज होकर के यूज हो जाएंगे। अब ये पॉलीसेकेराइड बना लेगा तो आसानी से घुलेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, तो ये आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड का पहला फंक्शन क्या है, ये एज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड यूज किए जाते हैं। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का मतलब समझिएगा, बहुत सारे ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं, या फिर हमारे बॉडी में ही, ह्यूमन बींग्स में ही सेल के ऊपर जो है, सेल के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि पॉलीसेकेराइड या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, तो बहुत सारे लिविंग बींग्स में बहुत सारे उनके स्ट्रक्चर जो है ये पॉलीसेकेराइड से ही बने होते हैं। और हमारे इवन हमारे में भी जो हमारे सेल के ऊपर जो कह सकते हो, जो सेल के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट से बने हुए होते हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर ही हो गया। ऐसे हमारे बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर, जो हमारा एंटीजन होता है, जो एंटीबॉडी होता है, उनके पास भी क्या होते हैं, हम लोग जो है ये पॉलीसेकेराइड का इस्तेमाल करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को बनाए रखने में भी ये पॉलीसेकेराइड्स का इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर हैं या फिर बहुत सारे ऐसे सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर जो है ये पॉलीसेकेराइड का इस्तेमाल किया जाता है टू फॉर्म देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस वजह से जो है इनको हम लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो पॉलीसेकेराइड को जो है फंक्शन के बेसिस पर जो है हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या होता है, एक तो हो जाता है आपका स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, दूसरा क्या हो जाता है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, स्टोरेज के रूप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, बॉडी के जो है कुछ स्ट्रक्चर को या फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के या फिर सेलुलर स्ट्रक्चर को बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे लिविंग बीइंग में तो उनके बॉडी पे भी जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर, बड़े बड़े प्लेट्स बनाने में भी कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे आगे। अब आगे देखते हैं तो पॉलीसेकेराइड, अब देखो हम लोगों ने क्या देखा, फंक्शन के बेसिस पर, पॉलीसेकेराइड के फंक्शन के बेसिस पर देखा तो वो दो कैटेगरी थी। लेकिन अब खुद के पॉलीसेकेराइड के खुद के स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर देखें, पॉलीसेकेराइड के खुद के स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखते हैं तो पॉलीसेकेराइड्स को जो है, पॉलीसेकेराइड्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, या फिर कह सकते हैं दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है होमोपॉलीसेकेराइड, क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड, और दूसरा होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। देखो होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड का मतलब समझिएगा, मतलब अगर जो है सेम यूनिट ऑफ MS का मतलब समझिएगा मोनोसेकेराइड, सेम यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड इज बीइंग रिपीटेड, अगर बार बार सेम मोनोसेकेराइड यूनिट जो है रिपीट होकर के जो है किसी पॉलीसेकेराइड को बनाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
होमोपॉलीमर बोलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो हेटेरोपॉलीमर है इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मल्टीपल मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर रिपीटेड। मल्टीपल मोनोसेक्राइड यूनिट्स आर रिपीटेड मतलब मान लो पहले जो है ग्लूकोज लग गया, फिर उसी के साथ में क्या लग गया, गैलेक्टोज लग गया, मान लो फिर उसी के साथ में क्या लग गया, फ्रक्टोज लग गया। ठीक है, तो अलग अलग जो है मोनोसेक्राइड यूनिट्स लग जाए या फिर इनके बीच में कुछ अलग केमिकल्स भी ऐड हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, सेम मोनोसेक्राइड यूनिट बार बार नहीं रिपीट हो रहा होगा, उसमें क्या हो जा रहा है, कुछ न कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जा रहे हैं, कुछ न कुछ अलग अलग केमिकल मॉलिक्यूल्स उनके बीच में आ जा रहे हैं। तो ऐसे केस में या फिर ऐसे जो है जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। ऐसे पॉलीसेक्राइड्स को हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स बोलेंगे जिसमें क्या होगा, सेम यूनिट्स बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड के स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो है हम लोगों ने क्या देखा कि भाई ये होमोपॉलीमर हो सकते हैं और हेटेरोपॉलीमर हो सकते हैं। और वही पॉलीसेक्राइड के फंक्शन के बेसिस पर देखते हैं तो वो दो टाइप का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक तो यूज किए जाते हैं एज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड और क्या, और दूसरा यूज्ड एज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये दो कैटेगरी जो है हमने बनाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग पॉलीसेक्राइड को जो है थोड़ा सा एक जो है कह सकते हो फ्लो चार्ट में देखेंगे कि इनको जो है अलग अलग कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया गया है। यहाँ पर मैं एग्जांपल्स भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा और फिर उन्हीं एग्जांपल्स को हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखो पॉलीसेक्राइड को सबसे पहले क्या किया गया, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक तो होमोपॉलीमर, दूसरा हेटेरोपॉलीमर। ठीक है, तो ये पहला होमोपॉलीमर, दूसरा हेटेरोपॉलीमर। ठीक है, तो अब होमोपॉलीमर को सबसे पहले देखते हैं। होमोपॉलीमर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, होमोपॉलीमर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, देखो पीएस का मतलब पॉलीसेक्राइड है, पीएस का मतलब पॉलीसेक्राइड, वो उतना बड़ा लिखने के लिए जगह नहीं था इसकी वजह से मैंने पीएस लिखा है, आप पॉलीसेक्राइड समझिएगा। तो पहला क्या हो गया, होमोपॉलीमर में ही स्टोरेज पॉलीसेक्राइड हो गया और दूसरा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, दूसरा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले स्टोरेज पॉलीसेक्राइड का, भाई ये कैसे कहां पर स्टोरेज के जैसा काम करते हैं। ठीक है, तो पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा सा। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में देखिएगा सबसे पहला क्या है, सबसे पहला स्टार्च है। क्या है, स्टार्च है। अब बताइए आप लोगों ने जो है थोड़ा मोड़ा बेसिक तो सुना होगा, स्टार्च कहाँ पर स्टोर किया जाता है, किसके बॉडी में स्टोर किया जाता है, तो स्टार इज स्टोर्ड इन द प्लांट। क्या कहाँ पर स्टोर किया जाता है, प्लांट के अंदर। देखो स्टार्च को स्टोर किया जाता है कहाँ पर, प्लांट के अंदर। स्टार्च क्या होता है, पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, मतलब बार बार ग्लूकोज का जो है, ग्लूकोज को जो है ग्लूकोज के मोनोमेरिक यूनिट्स को बार बार रिपीट करके क्या बनाया गया, स्टार्च बनाया गया। और स्टार्च कहाँ पर स्टोर किया जाता है या फिर किसके बॉडी में ज्यादातर पाया जाता है, प्लांट की बॉडी में। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं स्टार्च इज यूज्ड एज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन द प्लांट। कहाँ पर, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड एज इन द प्लांट, प्लांट के अंदर जो है इनको एज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड यूज किया जाता है स्टार्च को। और ये किसका पॉलीसेक्राइड होता है, ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, ये भी यूज्ड एज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, लेकिन ये जो है यूज्ड इन द एनिमल्स। ये कहाँ पर यूज किया जाता है, एनिमल्स के अंदर, मतलब हमारे अंदर जो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम लोग, हमारी बॉडी यूज करती है एज अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। ठीक है, इसमें भी किसका पॉलीसेक्राइड होता है, ये किसका पॉलीसेक्राइड है, ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीसेक्राइड है, ये भी ग्लूकोज का ही पॉलीसेक्राइड होता है। प्लांट के अंदर ग्लूकोज के पॉलीसेक्राइड को स्टार्च बोल देते हैं और एनिमल के अंदर ग्लूकोज के पॉलीसेक्राइड को ग्लाइकोजन बोल देते हैं, ग्लूकोज के पॉलीसेक्राइड को ग्लाइकोजन बोल देते हैं। अभी हम लोग ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखेंगे आगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनुलिन। इसको इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप इसको इंसुलिन से कंफ्यूज मत करिएगा, ये इनुलिन है। इनुलिन ये भी क्या होता है, एक प्रकार का स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, लेकिन ये फ्रक्टोज का पॉलीसेक्राइड होता है। किसका होता है, फ्रक्टोज का। देखो ग्लाइकोजन ग्लूकोज का था, स्टार्च ग्लूकोज का था, लेकिन इनुलिन किसका होता है, इनुलिन होता है फ्रक्टोज का पॉलीसेक्राइड। इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीसेक्राइड होता है। ये किस में पाया जाता है, ये फाउंड इन द डहेलिया। डहेलिया एक प्लांट होता है ना, ये फ्लावरिंग प्लांट होता है, फूल होता है, उसके अंदर जो है ये पाया जाता है, फाउंड इन द डहेलिया। और ये कह सकते हैं हम लोग ये डहेलिया का स्टार्च होता है, डहेलिया का स्टार्च इसको बोल सकते हैं, क्योंकि डहेलिया भी क्या है, एक प्रकार का प्लांट ही है। लेकिन अब ये यहाँ पर ये नॉर्मल ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड ना हो करके क्या है,
डहेलिया के रूट में ये पाया जाता है, ठीक है, डहेलिया के रूट में ये पाया जाता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वजह से इसको हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये क्या होता है, डहेलिया का स्टार्च हो जाता है, डहेलिया का स्टार्च हो जाता है। तो ये ज्यादातर जो है डहेलिया के रूट में पाया जाएगा। कहाँ पर, डहेलिया के रूट में जो है ये पाया जाएगा, ठीक, डहेलिया के रूट में ये पाया जाता है, ठीक है। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये स्मॉलेस्ट जो है स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है। ये आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। तो आपको जो है ऑप्शन देखना है या फिर आपको हमेशा ध्यान देना है, इनुलिन जो होता है वो स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है। इनुलिन स्मॉलेस्ट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है, डहेलिया की रूट में पाया जाता है। या फिर पूछा जा सकता है कि इनुलिन को जो है, या फिर यह क्वेश्चन कह सकते हो, इसका एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि डहेलिया का स्टार्च किसको कहते हैं, ठीक है, डहेलिया का स्टार्च, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज स्टार्च ऑफ डहेलिया। तो इनुलिन को जो है स्टार्च ऑफ डहेलिया बोला जाता है, ये भी ध्यान देना। अब देखो ये लास्ट पॉइंट ये क्या है, ये कह रहा है कि किडनी टेस्ट में जो है इनुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब किडनी टेस्ट में इनुलिन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, देखो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो किडनी का जो है, किडनी का एक नॉर्मल जीएफआर होता है, ठीक है, क्या होता है, नॉर्मल जीएफआर होता है भाई। अब क्या होता है कि हम लोग को पता है कि सभी ह्यूमन बींग्स का एक नॉर्मल जीएफआर होगा। जीएफआर का मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब वो 1 मिनट में कितने ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बना रहा है, ठीक है, ये सबका फिक्स होता है, ठीक। तो अगर उसी को जो मान लो कोई ऐसा पर्सन है, कोई अफेक्टेड पर्सन है जिसकी किडनी सही से काम नहीं करती है, अब जो इनुलिन केमिकल होता है ना, इस केमिकल का ब्रेकडाउन हमारे बॉडी में हो नहीं पाता है, हमारे बॉडी में इसका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। तो हम इसका एक फिक्स अमाउंट जो है इंजेक्शन में ले करके या फिर टैबलेट के फॉर्म में जो है पेशेंट को दे देते हैं। और वो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट के बॉडी में क्या होगा, जा करके वो डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व होकर के एब्जॉर्ब होकर के ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। फिर उसके बाद वो घूम करके किडनी में जाएगा, फिर किडनी में जो है इसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी में इसका कोई यूज नहीं है, तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ये हमारे किडनी के थ्रू जो है फिल्टर होकर के बाहर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब इनुलिन का नंबर जो हम लोग फिक्स नंबर है, फिर कह सकते हो फिक्स अमाउंट में इसको डालते हैं, ठीक है। फिर हम लोग चेक करते हैं कि ये कितनी देर में फिल्टर होकर के किडनी से बाहर आ रहा है। अगर मान लो कोई पेशेंट जिसका जीएफआर नॉर्मल होगा तो एक फिक्स टाइम में जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी का जीएफआर सही नहीं चल रहा होगा तो ये क्या होगा, वो उस फिक्स टाइम के अंदर नहीं आएगा, या तो जल्दी आ जाएगा या तो देर से आएगा। अगर जल्दी भी आ जा रहा है तब भी क्या है, किडनी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अगर देर से आ रहा है तब भी क्या है, किडनी डिस्टर्ब है। तो इनुलिन केमिकल से जो है हम लोग नॉर्मल किसी भी किडनी का जीएफआर या फिर किसी पेशेंट का जीएफआर टेस्ट करके बता सकते हैं कि उनका किडनी सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो किडनी टेस्ट में भी जो है इनुलिन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये तो थे सारे आपके स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, क्या थे, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड के 3 एग्जांपल मैंने आपको बताया। एक तो स्टार्च था जो कि प्लांट के अंदर पाया जाता है, ग्लाइकोजन जो कि एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, और वही इनुलिन किसके अंदर पाया जाता है, डहेलिया की रूट में पाया जाता है। डहेलिया भी एक प्लांट ही होता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का जो है स्टार्च है, स्टोरेज स्टार्च होता है, जिसकी वजह से इसको अलग से हम लोगों ने देखा है, एनसीईआरटी में दिया है इनुलिन के बारे में, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं हवा में पढ़ा रहा हूँ। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल। देखो होमोपॉलीसेकेराइड में ही क्या था, स्टोरेज था, उसी में क्या है, स्ट्रक्चरल भी है। तो सब इसके बाद जो है हम लोग स्ट्रक्चरल देखते हैं। स्ट्रक्चरल में देखते हैं तो मतलब क्या, स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हो गया, ये कोई बॉडी या फिर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता होगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सेलुलोज है, सबसे पहला क्या है, सेलुलोज। सेलुलोज देखो, सेलुलोज किसका पॉलीसेकेराइड होता है, बीटा ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड होता है, ये ध्यान देना। देखो यहाँ पर क्या था, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज सिर्फ बताया है मैंने, इसका मतलब क्या हो गया, ये अल्फा ग्लूकोज होंगे, सारे ही अल्फा। जहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज लिखा है तो आपको ध्यान देना है वो क्या होगा, अल्फा ग्लूकोज होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज लिखा है तो क्या होगा, अल्फा फ्रक्टोज होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, बीटा ग्लूकोज लिख दिया है, तो क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड होता है कौन, सेलुलोज। सेलुलोज जो है बीटा ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड होता है, और कहां पर पाया जाता है, सेल वॉल ऑफ द प्लांट की सेल वॉल में जो है ये सेलुलोज पाया जाता है। आप लोग यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, आप लोग जब प्लांट की एनाटॉमी भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी जो है बताया जाता है कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। किससे, सेलुलोज से बनी होती है। तो आप यहाँ पर ये भी जान जाइए कि सेलुलोज जो होता है वो किसका पॉलीसेकेराइड होता है, या फिर किसका पॉलीमर होता है, बीटा ग्लूकोज का जो है पॉलीमर होता है, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल में काइटिन। काइटिन है, काइटिन का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। काइटिन का नाम हम लोग कहाँ पर पढ़े थे, आर्थ्रोपोडा, एनिमल किंगडम के आर्थ्रोपोडा में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि उनका जो
एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोडा में, ठीक है, तो वही वही काइटिन है यहाँ पर। अब देखो ये किसका पॉलीसेकेराइड है, जो काइटिन होता है ये पॉलीसेकेराइड होता है नैग का, ठीक है, पॉलीसेकेराइड होता है नैग का। अब नैग का पूरा नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। एक बार मैं फिर से नाम लिख देता हूं सही से, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में नैग बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में नैग बोलते हैं। अभी हम लोग इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे सबका, ये सेलुलोज का, काइटिन का, स्टार्च का, ग्लाइकोजन का, सबका स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तब वहां पर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये नैग होता क्या है और ये नैग पॉलीमर बनाता कैसे है, ठीक है, इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये पाया कहाँ पर जाता है ये देख लीजिए। सबसे पहले पाया कहाँ जाता है ये जरूरी है। ये कहाँ पर पाया जा रहा है? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। मैंने आपको बताया कहां पर पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोडा। उसके साथ साथ में जो है ये सेल वॉल ऑफ द फंगाई में भी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा का तो आपको पता ही था। ये सेल वॉल ऑफ द फंगाई में भी पाया जाएगा, या फिर फंगी, फंगाई, वॉट एवर यू से। फंगी, मैं फंगाई फंगी दोनों बोलता हूं, आप लोग जो बोलते रहेंगे। तो फंगाई में जो है उनकी सेल वॉल में ये पाया जाता है। कौन? काइटिन। काइटिन क्या होता है? एक प्रकार का स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होता है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज भी क्या होता है? एक प्रकार का स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड होता है। सेलुलोज जो है किसका पॉलीसेकेराइड है? बीटा ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड होता है। वहीं काइटिन किसका पॉलीसेकेराइड है? नैग का। नैग, नैग का फुल फॉर्म क्या था? एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, उसका पॉलीसेकेराइड ये होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल दोनों को देख लिया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस हेट्रोपॉलीमर। क्या है? हेट्रोपॉलीमर। हेट्रो में क्या होगा? इसमें डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स होंगे उसको जो है उसके पॉलीसेकेराइड को हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रो पॉलीसेकेराइड बोलेंगे, ठीक है। इसको, इसका अगर एग्जांपल देखते हैं तो सबसे पहला एग्जांपल है पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन देखो, पेप्टाइडोग्लाइकन किसका पॉलीसेकेराइड होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन जो है नैग का पॉलीसेकेराइड होता है, उसके साथ साथ में नैम का पॉलीसेकेराइड होता है। नैग और नैम देखो, नैग का तो हम लोगों ने देख लिया था, नैग को क्या बोलते हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो मतलब वहां पर नैग भी पाया जाता है, उसके साथ साथ में नैम पाया जाता है। नैम का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, या फिर एन एसिटाइल म्यूरिन भी उसको बोलते हैं, एन एसिटाइल म्यूरिन। तो नैग भी होता है, नैम भी होता है, ठीक है। नैग और नैम के साथ साथ में क्या होता है, इसमें कुछ पॉलीपेप्टाइड के चेन भी होते हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ अमीनो एसिड के चेन भी होते हैं। 4 से 5 अमीनो एसिड के चेन भी होते हैं। ये कैसे स्ट्रक्चर बनता है देखो, यहाँ पर मान लो ये नैग हो गया, नैम हो गया, नैग हो गया, नैम हो गया, ऐसे जो है ये एक चेन बन जाता है। इनके बीच में ऐसे बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। फिर बगल में भी एक नैग हो गया, फिर नैम हो गया, नैग हो गया, नैम हो गया, ये इनके बीच में चेन पाया जाता है, ठीक है। ये बीच में इनके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा नैग और नैम के बीच में। सॉरी सॉरी सॉरी। आगे देखते हैं। अब देखो क्या होता है कि ये जो दोनों चेन पाई जा रही हैं, इनके बीच में क्या हो जाता है, इनके बीच में जो है वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहा हूं मैं इनके बीच में पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ऐसे इनके बीच में बॉन्ड बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है, या फिर कह सकते हो जो अमीनो एसिड्स होते हैं, इनके बीच में बॉन्ड बनाने का काम करते हैं, इनको साथ में जोड़ने रखने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे साथ में इनको जोड़ने का काम करते हैं। दो, मतलब यहाँ पर मैंने 2 चेन बनाया, ऐसे ये हजारों चेन होती है, ठीक है। हजारों चेन ऑफ क्या, नैग एंड नैम की हजारों पूरी ऐसे चेन बनी होती है, और वो पूरी चेन को जोड़ने का काम कौन करता है? अमीनो एसिड्स करते हैं। कितने अमीनो एसिड्स होते होंगे? 4 से 5 अमीनो एसिड, या फिर कह सकते हैं 3, 4, 5 अमीनो एसिड के चेन जो है मिल करके इनके पूरे चेन को जो है जोड़ने का काम करती है। ऐसा समझ लो कि ये पूरा धागा है, इनको जोड़ने का काम कौन करता है? अमीनो एसिड्स करते हैं। कितने अमीनो एसिड्स होते होंगे? 4 से 5 अमीनो एसिड जो है ये नैग और नैम को होल्ड करने का काम करते हैं, या फिर जोड़ने का काम करते हैं। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर आगे बना करके दिखाऊंगा आपको कैसे होता है। तो ये तो हो गया पेप्टाइडोग्लाइकन। क्या हो गया? पेप्टाइडोग्लाइकन। अब ये पाया कहाँ पर जाता है ये भी देख लीजिएगा। पाया जाता है सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। ये हमेशा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन का। किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। नेक्स्ट है पेक्टिन। पेक्टिन क्या होता है? पेक्टिन ये एक प्रकार का जो है कह सकते हो, ये भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है। ये प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, प्लांट की सेल वॉल में पेक्टिन भी पाया जाता है। एक केमिकल होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, प्लांट की सेल वॉल में ये भी पाया जाता है।
ठीक है। तो अब हम लोग जो है एक एक करके सभी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पर सब कह सकते हो कौन सा इस तरीके से बता दिया कि भाई कौन कौन से पॉलीसेकेराइड होते हैं, कौन सा स्ट्रक्चरल होता है, कौन सा स्टोरेज होता है, कौन सा होमो होता है, कौन सा हेटेरो होता है, ये मैं आपको बता दिया हूँ। आप चाहे तो यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, लेकिन डिटेल के लिए जो है हम लोग एक एक स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं अभी तुरंत, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं भाई। सबसे पहले हम लोग स्टार्च को देखते हैं। सबसे पहले किसको देखेंगे? स्टार्च को देखेंगे। स्टार्च को हम लोगों ने क्या बताया, ये क्या होता है भाई, ये किसका पॉलीसेकेराइड होता है? पॉलीसेकेराइड ऑफ द अल्फा ग्लूकोज, पॉलीसेकेराइड ऑफ अल्फा ग्लूकोज। देखो ये क्या होता है, मेन स्टोर्ड फूड होता है इन द प्लांट। ये भी मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया, ये प्लांट के अंदर एक्ट करता है एज अ स्टोर्ड फूड, ठीक है। स्टोर्ड फूड होता है मेन प्लांट का, और ये पॉलीमर होता है किसका? अल्फा ग्लूकोज का। किसका होता है? अल्फा ग्लूकोज का, पीछे ही बताया मैंने। अब देखिए स्टार्च जो है कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ चेन। देखो 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 यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये किसका पॉलीसेकेराइड है? पॉलीसेकेराइड किसका होता है? अल्फा ग्लूकोज। मान लो ये अल्फा ग्लूकोज, ऐसे अल्फा ग्लूकोज, ऐसे अल्फा ग्लूकोज, ऐसे अल्फा ग्लूकोज क्या होते हैं, आपस में जुड़े होंगे ऐसे पूरा n नंबर तक इधर और n नंबर तक इधर, ऐसे पूरा क्या होगा, ये पॉलीसेकेराइड चेन तो बना होगा, ठीक है। लेकिन ये जो चेन होता है ना, ये दो लेयर में होता है चेन, ठीक है। ये दो लेयर में कह सकते हैं, फिर मल्टीपल लेयर में चेन होता है। ऐसे देखो, मान लो ये एक चेन का लेयर हो गया, फिर उसके बाद दूसरा चेन का लेयर होगा, फिर तीसरा चेन का लेयर हो गया, और चौथा चेन का लेयर हो गया। ऐसे जो है मल्टीपल चेन के लेयर होते हैं, और ये मल्टीपल चेन के लेयर बना करके ही क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। कलेक्टिवली एक लाइन को हम लोग स्टार्च नहीं बोलेंगे, ठीक है। कभी भी एक लाइन को स्टार्च नहीं बोलेंगे। ये पूरा जब इनका पूरा नेटवर्क बन जाता है, तब उसको जो है हम लोग स्टार्च बोलने लगते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि स्टार्च जो होता है दो टाइप की चेन से बना होता है। दो टाइप की चेन कौन कौन सी है? देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, दो टाइप की चेन कौन सी है। देखो एक चेन आपको ऐसी दिख रही है ना, देखो ये पूरी चेन यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें ऐसे, ये क्या है? स्ट्रेट चेन दिख रही है कि नहीं आपको? स्ट्रेट चेन दिख रही है, देखो क्या है? स्ट्रेट चेन है ना। तो ये स्ट्रेट चेन हो गई। अब दूसरी चेन कैसी है? दूसरी चेन जो है देखो ब्रांचिंग दिख रही है इसमें, देखो ये क्या है? ब्रांचिंग दिख रही है कि नहीं आपको? तो इसी को ही जो है, एक जो स्ट्रेट चेन है और दूसरी जो ब्रांचिंग होती है, इसी को जो है कंसीडर करते हुए हम लोग बोलते हैं जो स्टार्च होता है, इसके पास में दो टाइप की चेन पाई जाती है। एक तो स्ट्रेट चेन पाई जाती है और दूसरी क्या होती है? ब्रांचिंग होती है। एक स्ट्रेट चेन होती है, दूसरी ब्रांचिंग होती है। जो स्ट्रेट चेन होती है इसको हम लोग बोलते हैं एमाइलोज। जो स्ट्रेट चेन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एमाइलोज। क्या बोलते हैं? एमाइलोज। देखो एमाइलोज में क्या लिखा है? एन अनब्रांच्ड चेन बाई क्या है? अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज। अभी इसका स्ट्रक्चर बना करके दिखाता हूं। देखो मान लीजिए स्ट्रेट चेन होगा, ये स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन में क्या होगा? अल्फा ग्लूकोज, ऐसे अल्फा ग्लूकोज बार बार लगा होगा। अब हम लोगों ने पीछे जो है, जब हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, जब माल्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था, वहां पर मैंने आपको बताया था ना कि अल्फा 1,4 लिंकेज कैसे बनता है। एक ग्लूकोज से दूसरे ग्लूकोज के बीच में जो है, एक ग्लूकोज जो है अपने 1 नंबर के कार्बन के OH के साथ बॉन्ड करता है, और दूसरा क्या करता था? अपने चौथे नंबर के कार्बन के OH के साथ में बॉन्ड करता था। तो ऐसे लिंकेज को क्या बोलते थे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते थे। तो यहाँ पर भी स्ट्रेट चेन ही है, स्ट्रेट चेन है। अभी मैं डायग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा, अभी यहाँ पर जगह नहीं आगे वाले में। तो स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन में क्या बनता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। लेकिन जैसे ही ब्रांचिंग हो जाता है जैसे ही ब्रांचिंग हो जाएगा, जो ब्रांचिंग होता है वहां पर अल्फा 1,6 लिंकेज पाया जाता है। वो कैसे होता है अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप समझो कि एमाइलोज में क्या होता है, ये अनब्रांच चेन होता है या फिर स्ट्रेट चेन होता है, और इसके अंदर कैसा बॉन्ड पाया जा रहा है? अल्फा 1,4 लिंकेज पाया जाता है, या फिर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। नेक्स्ट है एमाइलोपेक्टिन। जो ब्रांच पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एमाइलोपेक्टिन बोलते हैं। ये कैसा होता है? ब्रांच चेन होता है। कैसा होता है? ब्रांच चेन होता है। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि किसी की मतलब कुछ में तो अल्फा 1,4 लिंकेज पाया जा रहा होता है, और कुछ में अल्फा 1,6 लिंकेज पाया जाता है। कैसे होता है मैं आपको अभी जस्ट तुरंत दिखाता हूँ। देखो देखो ये क्या है? एक अल्फा ग्लूकोज है। देखो भाई, आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब तक बना करके खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये 6 है। सेम चीज़ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। 6 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर ये पहले नंबर का कार्बन था। पहले नंबर का कार्बन क्या कर रहा है? बॉन्ड कर रहा है किसके साथ? इसके चौथे नंबर के कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है, और इस बॉन्ड को ही क्या बोल देते हैं? अल्फा 1,4 लिंकेज या फिर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। अब एक कंटिन्यूअस चेन कितना भी बड़ा आप बना सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 ही बनाया है, आप इसे 10, 20, 50 बना सकते हो, ठीक है। ऐसे इसको मान लो एक मैं गोला कंसिडर कर लूँ, ऐसे एक गोला
2 गोला 3 4 5 6 7, ऐसे 7 बना दिया मैंने। देखो ये ऐसे 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 इसके बीच में है, तो ये वाला लिंकेज क्या हो जाएगा, अल्फा 1 4 हो जाएगा कि नहीं, ये भी क्या हो जाएगा अल्फा 1 4, ये भी अल्फा 1 4 अल्फा 1 4 अल्फा 1 4 अल्फा 1 4। ठीक है, ये पूरी स्ट्रेट चेन में जितने कैसे टाइप का लिंकेज हो गया, सभी में अल्फा 1 4 हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर समझो, जहां पर जैसे ब्रांचिंग हो रही है उसको समझिएगा। ये इसका कार्बन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 है, ये क्या है 6 है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। तो देखो अब ये दोनों के बीच में बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पर दोनों के बीच में बॉन्ड हो रहा है। तो देखो ये यहाँ का जो है इसका कौन सा कार्बन है, ये 6 नंबर का कार्बन है। 6 नंबर के कार्बन पे क्या था, OH ग्रुप लगा हुआ था, और ये पहले नंबर के कार्बन पर यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ था। तो इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये वाला, ये दोनों जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, ये 1 है, ये क्या है 6 है, ये अल्फा ग्लूकोज, तो ये भी है, ये भी क्या है अल्फा ग्लूकोज ही है, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर ही है ये। तो देखिए, तो ये जो दोनों बॉन्ड बन जाएगा 1 और 6 के बीच में बन रहा है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं अल्फा 1 6 लिंकेज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा 1 6 लिंकेज बोलते हैं। तो यहाँ से आशा करता हूँ आपको समझा होगा कि ये पूरी जो स्ट्रेट चेन होगी उसमें क्या होगा, अल्फा 1 4 लिंकेज पाया जाएगा, और जहां पर ब्रांचिंग आ जाएगी वहां पर क्या होगा, अल्फा 1 6 लिंकेज पाया जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ पर मैंने पूरा अल्फा ग्लूकोज डिटेल में बना करके दिखाया हुआ है। अब मैं आगे जो है अल्फा ग्लूकोज डिटेल में नहीं बनाऊंगा, वहां पर सिर्फ जो है ऐसा बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना दूंगा। आपको समझना है कि अल्फा ग्लूकोज क्या होता है, आपको खुद प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज एक बार मैं आपको बना करके फिर से दिखा देता हूँ। अल्फा ग्लूकोज देखो, कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीजन, फिर क्या होता है कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर कार्बन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है H, फिर यहाँ पर क्या होता है OH, फिर यहाँ पर क्या होता है OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा H, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये क्या है एक प्रकार का, ये क्या है अल्फा ग्लूकोज ही है, एक प्रकार का क्या, ये अल्फा ग्लूकोज ही है। अल्फा ग्लूकोज में क्या होता है, 1 नंबर के 4 नंबर के कार्बन के पास सामने सामने H OH जो है एकदम सामने सामने है। देखो H ऊपर है, H ऊपर है, OH नीचे, OH नीचे है। बाकी सब चीज आपको लिख के प्रैक्टिस, तो इसको जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करके भाई देखना पड़ेगा, तभी जो है आप लोगों को ये समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो बार बार जो है आप लोग ये अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब का स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को लिख लिख करके प्रैक्टिस करना होगा, तभी जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है, कितना भी डायग्राम बना दो, कितना भी फिगर बना करके दिखा दो, कितना भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना दो, कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो मैं इसी को जो है और अच्छे से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को देख लो, यहाँ पर ये जो लिंकेज था ये क्या है, अल्फा 1 4 लिंकेज है, और ये वाला लिंकेज जो है अल्फा 1 6 लिंकेज होता है। तो जहां पर भी ब्रांचिंग हो, जैसे मान लो यहाँ पर फिर से मैं ब्रांचिंग कर दूं और ये फिर से वापस ये पूरा चेन लेकर के आता हूँ, देखो ऐसे पूरा चेन लेकर के आऊंगा, तो यहाँ पर जो ब्रांचिंग होगी वो फिर से क्या हो जाएगी, अल्फा 1 6 ब्रांचिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अल्फा 1 6 ब्रांचिंग हो जाएगी। देखो कैसे होता है, यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। ठीक, देखो ये सब क्या है, मान लो एक एक क्या है, ये अल्फा ग्लूकोज ही है। ठीक है, क्या है, अल्फा ग्लूकोज ही है, सब अल्फा ग्लूकोज है, सब अल्फा ग्लूकोज है, जितना भी मैंने बॉक्स बनाया सब अल्फा ग्लूकोज है। ये स्ट्रेट चेन जितना भी होगा सबका बॉन्ड क्या है, अल्फा 1 6 अल्फा 1 6 अल्फा 1 6, सब क्या है अल्फा 1 6, सॉरी अल्फा 1 4, अल्फा 1 4, अल्फा 1 4 लिंकेज है सारे ही, अल्फा 1 4 जितने भी स्ट्रेट चेन है सब में क्या है, अल्फा 1 4 लिंकेज है। लेकिन जहां जहां पर ब्रांचिंग हो गई, जहां जहां पर ब्रांचिंग हो गई उसको क्या बोलते हैं, अल्फा 1 6, उनकी लिंकेज को क्या बोलेंगे, अल्फा 1 6 लिंकेज बोलेंगे, जहां पर भी ब्रांचिंग हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हमको स्ट्रेट चेन और जो है ब्रांचिंग चेन हमको अच्छे से दिखाई भी दे रहा है। तो हम लोग जो है एमाइलोज, जो हम लोगों ने पीछे एक चीज टर्म नहीं पढ़ा था, देख लो हम लोगों ने क्या देखा हुआ था कि एमाइलोज क्या होता है, अनब्रांच्ड चेन होता है, और दूसरा जो अमाइलोपेक्टिन होता था वो कैसा था, ब्रांच चेन होता था। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता था, अल्फा 1 6 लिंकेज पाया जाता था, सॉरी यार मैं उल्टा बार बार बोल रहा हूँ, अल्फा 1 4 लिंकेज पाया जाता था। इसमें क्या होता है, अल्फा 1 4 लिंकेज और अल्फा 1 6 लिंकेज दोनों पाया जाता है। कैसे होता है वही चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अच्छे से। देखो, तो यहाँ पर देखो ये पूरा स्ट्रेट चेन में क्या है, अल्फा 1 4 अल्फा 1 4 अल्फा 1 4 अल्फा 1 4, सब में क्या है अल्फा 1 4। ठीक है, तो अब देखो जहां तक एकदम से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन है, उसको हम लोग जो है एक ग्रुप में ऐसे अलग से बना देते हैं। ये पूरा क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्ट्रेट चेन ही है। ठीक है, स्ट्रेट चेन ही है, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जा रहा है, यहाँ से ब्रांचिंग भी चालू हो जा रहा है।
यहाँ से देखो, यहाँ से ब्रांचिंग भी चालू हो जा रहा है, ठीक है। ये मल्टीपल ब्रांचिंग है ना, देखो ये मल्टीपल ब्रांचिंग है, ठीक है। यहाँ पे जब ब्रांचिंग हो गया, जहाँ जहाँ पे ब्रांचिंग हो, क्या है अल्फा 16 ब्रांचिंग है, अल्फा 16 ब्रांचिंग है, अल्फा 16, ठीक है। लेकिन इनके अंदर ही देखो, यहाँ पर ये अल्फा 14 भी तो है, अल्फा 14 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 भी है, ठीक है। तो अब जहां जहां ब्रांचिंग हो रहा है उनके साथ में क्या है, अल्फा 14 भी है और अल्फा 16 भी है, लेकिन स्ट्रेट चेन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा 14 है। और हमने क्या बताया, जो स्ट्रेट चेन होता है उसको क्या बोलते हैं, एमाइलोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमाइलोज बोलते हैं। इसके अंदर क्या, कौन सा लिंकेज है, अल्फा 14 लिंकेज है बस, ठीक है। और वहीं पर एमाइलोपेक्टिन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ब्रांचिंग पाया जाएगा, एमाइलोपेक्टिन ब्रांचिंग पाया जाएगा, उसके अंदर अल्फा 14 एंड अल्फा 16 अल्फा 14 एंड अल्फा 16 लिंकेज पाया जाता है। ये कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। ये कैसा होता है, अनब्रांच्ड होता है। अब अनब्रांच्ड होता है जिसकी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ये स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होता है। जो एमाइलोज होता है, जो स्टार्च में दो 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 टाइप की चेन पाई जाएगी, एक तो स्ट्रेट चेन होगा, दूसरा ब्रांच होगा। जो स्ट्रेट चेन होता है वो क्या होता है, स्लाइटली सॉल्युबल इन द वाटर होता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट थोड़ा मोड़ा आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो है एमाइलोपेक्टिन की बात करते हैं तो एमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच चेन होता है और ये टोटली इनसॉल्युबल इन द वाटर होता है, ये बिल्कुल भी सॉल्युबलाइज नहीं होता है वाटर में, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर देख लीजिए आप लोग, ये एक स्ट्रेट चेन, फिर ब्रांचिंग, स्ट्रेट चेन ब्रांचिंग, स्ट्रेट चेन ब्रांचिंग। अब इसको जो है मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे लाइन से आपको दिखा दूं, सिर्फ लाइन से ही देखो, ये एक स्ट्रेट चेन आया, फिर ब्रांचिंग हुआ, स्ट्रेट चेन आया, ब्रांचिंग हुआ, स्ट्रेट चेन आया, ब्रांचिंग हुआ, ऐसे ही जो है मैं इसको पूरा आपको नेटवर्क ऐसे यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये स्ट्रेट चेन होता है, जो एमाइलोज वाला चेन होता है, भाई इसको थोड़ा सा समझिएगा। जो एमाइलोज वाला चेन है, ये पूरा जो एमाइलोज वाला चेन है, इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। ये जो एमाइलोज वाला चेन है, अब ये इतना लंबा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि ये आगे जाकर के से हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है। क्या करता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेता है। ऐसे ही आगे जाकर के ये हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेगा, ऐसे ही ये भी। स्ट्रेट चेन ज्यादा लंबा होने से, मैंने प्रोटीन वाला पार्ट जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि स्ट्रेट चेन जो है अगर ज्यादा लंबी हो जाती तो वो क्या होती है, क्वाइल होने लगती है। क्या होती है, क्वाइल होने लगती है। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, स्ट्रेट चेन जो है लंबी हो जा रही है और कैसे हो जा रही है, हेलिकल क्वाइल बनाने लग रही है, हेलिकल क्वाइल बनाने लग रही है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर मैंने बनाकर दिखाया है, क्या है, आगे जाकर हेलिकल क्वाइल बना लेती है। और जो ये हेलिकल क्वाइल बनाता है ना, तो अपने बीच में जो हेलिक्स है, जो बीच में खाली जगह होती है, वहां पर इसका आयोडीन जाकर के फंस जाता है। क्या होता है, आयोडीन जाकर के फंस जाता है, या फिर कह सकते हो ये इतनी जगह बन जाती है कि आयोडीन के साथ ये बॉन्ड भी कर पाता है, ठीक है। तो आयोडीन के साथ बॉन्ड करके जो है अपने अंदर आयोडीन भर लेता है। जहां पर जितना भी हेलिक्स बना रहेगा सब में क्या हो जाएगा, आयोडीन भर जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरा क्या है, स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन में क्या हो गया, हेलिक्स बन गया, हेलिक्स में क्या है, आयोडीन भरा हुआ है, ठीक है। तो अब जितना भी ये यहाँ तक स्ट्रेट चेन अगर हम कंसिडर करें तो उसमें क्या होगा, अल्फा 14 लिंकेज होगा। लेकिन जहां पर भी ब्रांचिंग हो रही है वहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा 16 लिंकेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा 16 लिंकेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, देखो स्टार्च क्या है, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है। स्टार्च क्या करता है, इसका जो स्ट्रेट चेन होता है वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना लेता है। और इसी वजह से क्या कर रहा है, स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। स्टार्च क्या करता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने की वजह से क्या कर लेता है, आयोडीन को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, ठीक है। इन द हेलिक्स पोर्शन, जो हेलिकल पोर्शन होता है उसमें क्या करता है, आयोडीन को स्टोर कर लेता है ये, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या बता रहा है, आगे बता रहा है कि स्टार्च जब आयोडीन को स्टोर कर लेता है ना, जब स्टार्च आयोडीन को स्टोर कर लेता है, तो जब इसको सॉल्युबलाइज करते हैं, जो एमाइलोज वाला पोर्शन होता है ये सॉल्युबलाइज हो सकता है ना, वाटर में सॉल्युबलाइज हो सकता है। तो जब इसको सॉल्युबलाइज करते हैं तो ये ब्लू कलर देता है, ठीक है। इसको अगर हम लोग टेस्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ब्लू कलर देता है। जब पानी में सॉल्युबलाइज करते हैं तो आयोडीन की उपस्थिति की वजह से, आयोडीन की प्रेजेंस की वजह से क्या करता है, ब्लू कलर देता है, ठीक है। ब्लू कलर देता है, तो ब्लू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू कलर टेस्ट बोलते हैं। तो ब्लू कलर टेस्ट कौन देता है, स्टार्च देता है। स्टार्च में भी कौन सा पार्ट, मोर प्रिसाइज तरीके से बताया, तो एमाइलोज वाला पोर्शन जो स्ट्रेट चेन है। क्यों, क्योंकि वही हेलिक्स बनाता है और उसी हेलिक्स में क्या होते हैं, आयोडीन ट्रैप होते हैं। और उसी आयोडीन की वजह से क्या होता है, जब पानी में सॉल्युबलाइज होंगे तो वही आयोडीन क्या करते हैं, ब्लू कलर टेस्ट देते हैं। क्या करते हैं, ब्लू कलर टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, एमाइलोज गिव द ब्लू कलर विथ द आयोडीन। तो एमाइलोज वाला पोर्शन ही क्या करता है, ब्लू कलर टेस्ट देता है विथ आयोडीन, क्योंकि उसके अंदर आयोडीन होता है, ठीक है। तो हमारी स्टार्च वाला पोर्शन खत्म हुआ है, ठीक है। स्टार्च क्या था, प्लांट के अंदर एज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड काम करता था, प्लांट के अंदर एज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड काम करता था। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन किस में एज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड काम करता है,
एनिमल्स के अंदर, हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन एक्ट एज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। ठीक है, देखो क्या लिखा है, स्टोरेज स्टोरेज फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होता है किसमें, एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर एक्ट एज अ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड काम करता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है या फिर कह सकते हो जो हमारा ग्लाइकोजन है ये भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है। ये कहां पर ज्यादा स्टोर होता है, लीवर में, लीवर में होता है और मसल्स में, लीवर और हमारे मसल्स में जो है ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा लीवर में होता है, सबसे ज्यादा लीवर में होता है, फिर उसके बाद मसल्स में होता है। हमारी बॉडी में कह सकते हो जो ग्लाइकोजन होता है इसका स्टोरेज कहाँ कहाँ पर होता है, लीवर में और मसल्स में। ठीक है, लीवर और मसल्स में तो होता ही है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा, लीवर में होगा, सबसे ज्यादा लीवर में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, ग्लाइकोजन को जो है हम लोग बोल सकते हैं एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई स्टार्च, प्लांट के अंदर स्टार्च होता है, वहां पर क्या होता है, एक्ट एज ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, और यहाँ पर एनिमल में क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, ये भी क्या करता है, एक्ट एज ए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। तो ग्लाइकोजन को क्या कह सकते हैं हम लोग, अगर स्टार्च को एज ए स्टैंडर्ड मान लें, क्योंकि वो क्या है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, तो हम लोग, क्योंकि ये भी क्या है, ग्लूकोज का ही पॉलीसेकेराइड होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लाइकोजन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनिमल का स्टार्च बोल सकते हैं। ये हमारा स्टार्च हो गया, जैसे उनके पास उनका स्टार्च है वैसे ही हमारे पास हमारे स्टार्च है। जैसे प्लांट के स्टार्च को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो हम लोग बोल देंगे कि प्लांट के ग्लाइकोजन है वो। हाँ ठीक है, ऐसा जैसे हम लोग एनिमल के ग्लाइकोजन को प्लांट का मतलब एनिमल के हमारा जो ग्लाइकोजन है इसको हम लोग क्या बोलते रहे, एनिमल का स्टार्च बोल रहे हैं, वैसे ही प्लांट के पास जो स्टार्च पाया जाता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो प्लांट का ग्लाइकोजन है। ठीक है, तो वो मतलब ऐसे बदला ले सकते हैं हम लोग बोल करके। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एनिमल स्टार्च बोल सकते हैं, वैसे ग्लाइकोजन ही बोला जाता है। नेक्स्ट आगे क्या है, ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड। देखो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्च में क्या देखा था कि जो उसका एमाइलोज चेन होता था वही जाकर के ब्रांचिंग, सॉरी एमाइलोज चेन होता था तो हेलिक्स बनाता था। देखो हम लोगों ने क्या देखा था, स्टार्च में जो था ब्रांचिंग तो पाया जाता था, ऐसे ब्रांचिंग स्टार्च में पाया तो जाता था, लेकिन उसके साथ साथ में स्ट्रेट चेन भी, एक लंबा सा स्ट्रेट चेन भी पाया जा रहा था, किसमें, स्टार्च में पाया जाता था, एक लंबा सा चेन स्टार्च में पाया जाता था, और ब्रांचिंग भी पाई जाती थी, और ब्रांचिंग भी पाई जाती थी। लेकिन वहीं अगर यहाँ पर ग्लाइकोजन में देखते हैं तो यहाँ पर जो ब्रांच वाला पोर्शन है वही ज्यादा है, ब्रांचिंग वाला पोर्शन ज्यादा है, मतलब ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं, इसमें स्ट्रेट चेन वाला पोर्शन बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिर्फ ब्रांच ही कंसीडर कर लेते हैं, इसमें स्ट्रेट चेन कंसीडर करते ही नहीं है। ठीक है, और किसका ब्रांचिंग होता है, अल्फा ग्लूकोज का, क्योंकि पॉलीमर किसका है, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है ये। ठीक है, देखते हैं कैसे ब्रांचिंग कर रहा है भाई। देखो क्या कह रहा है, ग्लाइकोजन है अल्फा 1,4 बॉन्ड, ऑब्वियस बात है भाई, जहां पर स्ट्रेट चेन जितना भी, कुछ तो स्ट्रेट चेन होगा थोड़ा मोटा छोटा मोटा सा। ठीक है, जहां पर भी स्ट्रेट चेन होगा वहां पर अल्फा 1,4 बॉन्ड होता है। ठीक है, और ये क्या होगा, अनब्रांच चेन हो जाएगा। ठीक है, अनब्रांच चेन में अल्फा 1,4 लिंकेज होगा, लेकिन जहां पर भी ये ब्रांचिंग शो करेगा वहां पर ऑब्वियस बात है, सिंपल, जैसे स्टार्च में अल्फा 1,6 लिंकेज था, ऐसे इसमें भी क्या हो जाएगा, अल्फा 1,6 लिंकेज पाया जाएगा। तो यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा बना करके दिखाया है कि एक अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, अल्फा 1,4। ठीक है, लेकिन अब नीचे यहाँ पर देखो ये दूसरा ग्लूकोज हो गया, और ये यहाँ ऊपर ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज है। अब इन दोनों के बीच में जो ऊपर नीचे जब बॉन्ड करता है तो इनके बीच में क्या होता है, अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। ठीक है, क्या होता है, अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। तो देखो एक दो तीन तो स्ट्रेट चेन होगा ही, मतलब 2-3 ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन तो होगा ही, उसमें अल्फा 1,4 लिंकेज होगा, लेकिन उसके बाद एक कंटिन्यूअस क्या करेगा, ब्रांचिंग ही शो करता जाएगा। तो जो कंटिन्यूअस ब्रांचिंग होगी उसमें अल्फा 1,6, जो स्ट्रेट चेन होगा उसमें अल्फा 1,4, मतलब बॉन्ड दोनों ही पाए जा रहे हैं इसमें भी, लेकिन इसमें स्ट्रेट चेन लंबी ना होकर के शॉर्ट होती है, और कंटिन्यूअस जो है लगातार ब्रांचिंग इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा, ये डायग्राम बना करके दिखाया गया है ऐसे ही। ये देखो, ये मान लो एक स्ट्रेट चेन है, उसके ऊपर देखो बार बार ब्रांचिंग हुई है, ये स्ट्रेट चेन है, बार बार ब्रांचिंग हुई, ये क्या है, ग्लाइकोजन है। क्या है, ग्लाइकोजन है। जहां पर ब्रांचिंग हुई है वो क्या है, अल्फा 1,6, ब्रांचिंग अल्फा 1,6, ब्रांचिंग अल्फा 1,6, जो स्ट्रेट चेन है क्या है, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, सिंपल। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बना करके दिखाया गया हमारे एनसीईआरटी में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो ग्लाइकोजन में और क्या बताया जा रहा है, नोट पॉइंट है, ग्लाइकोजन में क्या होता है, अल्फा 1,4 लिंकेज तो है ही, अल्फा 1,6 लिंकेज होता है, ऑब्वियस बात है दोनों होता है। वहीं स्टार्च में भी क्या होता है, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 दोनों होता है, क्योंकि भाई दोनों का लगभग स्ट्रक्चर क्या है, सेम ही है, बस जो ग्लाइकोजन होता है वो हाईली ब्रांच होता है, और जो स्टार्च होता है वो थोड़ा सा कम ब्रांचिंग शो करता है। ठीक है, लेकिन अब स्टार्च में अगर देखते हैं तो स्टार्च में क्या होता है, स्ट्रेट चेन लंबी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, एमाइलोज होता है, और उसके अंदर कौन सा लिंकेज पाया जाता है, अल्फा 1,4 लिंकेज। वही एमाइलोपेक्टिन में देखते हैं तो क्या होता है, अल्फा 1,6 लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, ये हमको पता है। ठीक,
अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, नोट पॉइंट ही है सब। राइट एंड कैसा होता है, किसी भी ग्लाइकोजन हो जाए, स्टार्च हो जाए, राइट एंड हमेशा रिड्यूसिंग है, राइट एंड हमेशा रिड्यूसिंग है। और वहीं पर जो लेफ्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग है। कैसे है ये मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। पीछे देखो यहाँ पर कैसे रिड्यूसिंग है, कैसे नॉन रिड्यूसिंग। ये राइट एंड है, राइट एंड पे क्या हो जा रहा है, हमेशा जो है नया ग्लूकोज जुड़ सकता है, हमेशा नया ग्लूकोज जो है जुड़ सकता है राइट एंड पे। इसी वजह से राइट एंड को क्या बोल देते हैं हम लोग, रिड्यूसिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रिड्यूसिंग बोल देते हैं। और वहीं पर लेफ्ट हैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कोई नया ग्लूकोज नहीं जुड़ेगा, कोई नया ग्लूकोज नहीं जुड़ेगा। इसी वजह से क्या बोल देते हैं इसको, नॉन रिड्यूसिंग। ये सब में होगा, स्टार्च में होगा, ग्लाइकोजन में होगा, दोनों में होगा। तो राइट एंड को रिड्यूसिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर नया नया ग्लूकोज जो है या चेन कह सकते हो हमेशा बढ़ती चली जा सकती है। लेकिन वहीं पर जो है लेफ्ट एंड पे कोई भी चेन आगे नहीं बढ़ेगी, इसकी वजह से उसको नॉन रिड्यूसिंग बोल देते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, देखो स्टार्च जो है, स्टार्च के अंदर जो है कह सकते हो चेन पाई जाती है लंबी सी, और लंबी चेन को क्या बोलते हैं हम लोग, एमाइलोज बोलते हैं। तो एमाइलोज क्या होता है, सॉल्युबलाइज हो जाता है। एमाइलोज जो है अगर निकाल करके एमाइलोज को अलग करके वाटर में सॉल्युबलाइज करें तो आसानी से सॉल्युबलाइज हो जाएगा। लेकिन वही स्टार्च को देखें तो भाई स्टार्च में एमाइलोज वाला पोर्शन सॉल्युबलाइज होता है, तो उसको अलग करके आगे हमने रखा ही है। लेकिन स्टार्च एज अ टोटल वो सॉल्युबलाइज नहीं होगा। वहीं ग्लाइकोजन की बात करते हैं, ग्लाइकोजन तो भाई बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हाईली ब्रांच्ड होता है। क्यों, क्योंकि हाईली ब्रांच्ड होता है। तो सॉल्युबिलिटी अगर देखते हैं तो एमाइलोज जो है ज्यादा सॉल्युबल होगा, फिर स्टार्च होगा, फिर क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेलुलोज। देखो ग्लाइकोजन हमारा पूरा हो गया, अब हम लोग जो है सेलुलोज देखने वाले हैं। सेलुलोज के बारे में देखते हैं। सेलुलोज क्या था, ये भी क्या था, एक प्रकार का ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड था। क्या था, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड ये था। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था, स्टार्च देखा और क्या देखा था, ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या थे, कैसे थे, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड थे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सेलुलोज देखने जा रहे हैं। सेलुलोज क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड होता है। ये प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है। ये क्या है, ये लीनियर पॉलीमर है, मतलब स्ट्रेट चेन होता है, कह सकते हो स्ट्रेट चेन होता है, स्ट्रेट चेन है। और ये किसका पॉलीमर होता है, बीटा ग्लूकोज का। किसका पॉलीमर होता है, बीटा ग्लूकोज। एक बार बीटा ग्लूकोज बनाकर दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, 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 कार्बन। यहाँ पर देखो OH ऊपर हो जाता है, H नीचे हो जाता है, H OH, यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH। ये क्या है, बीटा ग्लूकोज है। स्ट्रक्चर आपको बहुत ध्यान देना है, कैसे चेन बनेगा यहीं से पता चलेगा। ठीक है, ये देखो क्या बताया मैंने, ये बीटा ग्लूकोज का क्या होता है, पॉलीमर होता है। और इसके अंदर लिंकेज क्या होता है, β14 लिंकेज होता है। β14 का मतलब यहाँ पर जो है ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो आगे वाला जो कार्बन होगा उसके चौथे वाले नंबर, आगे वाला जो बीटा ग्लूकोज होगा उसके चौथे नंबर के साथ में, ये चौथे नंबर के कार्बन के साथ में ये बॉन्ड करेगा। कैसे करेगा अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अभी के लिए बीटा ग्लूकोज आप जानते रहिए। देखो और क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये मेन कंपोनेंट होता है किसका, प्लांट के सेल वॉल का। ये मेन कंपोनेंट होता है प्लांट के सेल वॉल में, जो है यही पाया जाता है। मतलब प्लांट की सेल वॉल को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, सेलुलोज जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब वुड में देखें, अगर लकड़ी में देखते हैं तो सेलुलोज का कंसंट्रेशन लगभग 50% होता है। ये इंपॉर्टेंट है, वुड में जो है सेलुलोज का कंसंट्रेशन लगभग 50% होता है। वही कॉटन की बात करते हैं, जो हमारे घर में कॉटन होता है, रुई जिसको बोलते हैं, उसमें सेलुलोज का कंसंट्रेशन 90% होता है। कितना होता है, 90%। और हमारे पास जो पेपर बने हुए होते हैं जिसपे हम लोग लिखते पढ़ते हैं, वो भी पेपर किसका बना होता है, सेलुलोज का ही बना होता है। क्यों, क्योंकि प्लांट के पल्प से बनाया जाता है ना, प्लांट को पीस करके उसकी चटनी बना करके उससे जो है पेपर को बनाया जाता है। तो उसमें भी क्या होगा, सेलुलोज ही भर भर के होगा। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, सेलुलोज होता है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि प्लांट जो पेपर होता है उसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कॉटन के अंदर कितना परसेंटेज सेलुलोज पाया जाता है, या नॉर्मल वुड के अंदर कितना परसेंटेज सेलुलोज पाया जाता है, तो ये पूछेगा आपसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर मैंने बनाया चेन। देखो ये क्या है, बीटा ग्लूकोज है। क्या है, बीटा ग्लूकोज। एक बॉन्ड में बनाकर आपको दिखा देता हूँ। देखो कार्बन, 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 ऑक्सीजन, कार्बन, 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 कार्बन। ये OH, H, H, OH, OH, H,
CH2OH। ठीक है, ये कौन सा कार्बन है? ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा ग्लूकोज भी बना देता हूँ मैं यहीं पर, एक दूसरा ग्लूकोज। कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, 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 यहाँ पर OH, H, H, OH, OH, H, यहाँ पर H, OH, यहाँ पर H, CH2OH। देखो ये चौथा कार्बन है। 1 और 4 के बीच में जो है बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में ऐसे बॉन्ड कर लेंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O रिलीज हो जाता है। जब H2O रिलीज हो जाएगा तो कैसा बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, देखो ये पहला कार्बन था, ये पहला कार्बन है, ये कौन सा है, ये चौथा कार्बन है, और 1,4 के बीच में बन रहा है। और ये कौन सा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज है। ठीक है, बीटा ग्लूकोज होने की वजह से इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज या बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वही का जो है डायग्राम मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आगे बनाया हुआ है, आप लोग समझिए। देखो ये क्या है, बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज सब है। और ये लिंकेज जो है कौन सा है, बीटा 1,4, ये लिंकेज कौन सा है, बीटा 1,4, बीटा 1,4 लिंकेज जो है ये पूरा ये चेन में बना हुआ है। अब इसको ऐसे देखोगे जैसे सीढ़ी जैसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन अगर केमिकली देखो ना ऐसा स्ट्रेट चेन दिखेगा, ऐसा स्ट्रेट चेन दिखेगा, स्ट्रेट चेन दिखेगा ना। तो इसको हम लोग ऐसा तिरछा रख करके ऐसे सीधा रख देते हैं तो क्या हो जा रहा है, एक स्ट्रेट चेन ही तो बन जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट चेन ही बन जाता है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं सेलुलोज कैसा होता है, एक स्ट्रेट चेन में लगा हुआ होता है। ठीक है, और सिंपल करके मैंने यहाँ पर बना दिया है, ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को मैंने सर्कल से डिनोट करके बना दिया है, और उसके बीच में बॉन्ड कैसा है, बीटा 1,4 का लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, नोट पॉइंट में देखिएगा क्या लिखा हुआ है मैंने, सेलुलोज डज नॉट कंटेन द कॉम्प्लेक्स हेलिक्स। कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं ये कंटेन करता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी ब्रांच कह सकते हो कोई भी स्ट्रेट चेन पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, जैसा हम लोगों ने वहां पर देखा था, ये मतलब ये कंप्लीट खुद ही स्ट्रेट चेन है, मतलब कह सकते हो कि ये अल्टरनेट ऐसे स्टेप जैसा बना ही होता है। अब हम लोगों ने जो ग्लाइकोजन देखा था या फिर जो स्टार्च देखा था उसमें क्या होता था, ऐसे स्टेप वाइज स्ट्रक्चर पाया जाता था। तो उसमें क्या होता था, ये एक लंबी सी स्ट्रेट चेन होती थी जो क्या करती थी, हेलिक्स या फिर कॉइलिंग कर लेती थी। ठीक है, हेलिक्स या फिर कॉइलिंग कर लेती थी, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोल सकते थे, उसमें कॉम्प्लेक्स हेलिक्स स्ट्रक्चर पाया जाता था। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई भी हेलिक्स, कॉम्प्लेक्स हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, तो ये आयोडीन को भी होल्ड नहीं करेगा भाई, क्योंकि वैसा वैसा स्ट्रक्चर ही नहीं है इसमें, ये वाला स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो फिर आयोडीन को कैसे होल्ड करेगा, ये आयोडीन को होल्ड नहीं करेगा। जब आयोडीन को होल्ड नहीं करेगा तो आयोडीन का टेस्ट भी नहीं देगा ये। ठीक है, इसी वजह से बोलते हैं डज नॉट गिव द आयोडीन टेस्ट। तो कौन आयोडीन टेस्ट नहीं देता है, सेलुलोज आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। तो कौन देता है, स्टार्च देता है, ग्लाइकोजन भी नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है। और अगर पूछे आपको कि सेलुलोज क्यों नहीं देता है, तो आप इसमें बताएंगे इसमें जो है कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर जो है नहीं बनता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग काइटिन। काइटिन जो है, देखो काइटिन क्या होता है, ये क्या होता है, ये पॉलीमर होता है किसका, नैग का। नैग, नैग का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया था, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। देखो अब एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बनता कैसे है, देखो ये बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज इसमें लगा होता है, बीटा ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है, उसके साथ में अमीनो ग्रुप लगा हुआ होता है। नैग का बता रहा हूँ, नैग कैसे बनता है वो देख लीजिएगा। बीटा ग्लूकोज होता है, अमीनो ग्रुप होता है, उसके साथ में क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप होता है। क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप या फिर एसिटिक एसिड बोल सकते हो। ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं, नैग का फॉर्मेशन करते हैं या फिर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, देखो सबसे पहले एक बीटा ग्लूकोज हमने ले लिया, ये क्या है, बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज है। अब बीटा ग्लूकोज में क्या किया हमने, अमीन ग्रुप जोड़ दिया। अमीन ग्रुप कहाँ पर जोड़ते हैं, अमीन ग्रुप जो है हम लोग कार्बन नंबर 2 पे जोड़ते हैं। एकदम सबसे भाई एकदम डिटेल ब्रेक डाउन करके बताया मैंने आपको। कार्बन नंबर 2 पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पर जो OH था उसको हटा करके क्या कर दिया, NH2 लगा दिया है। तो क्या बन गया है, बीटा ग्लूकोज प्लस अमीनो ग्रुप हो गया है। ठीक है, अब इस वक्त इसका क्या करते हैं हम लोग, एसिटाइलेशन करवा देते हैं। क्या करते हैं, एसिटाइलेशन मतलब एसिटिक एसिड से इसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं, उसमें डाल देते हैं इसको। फिर इस एसिटिक एसिड से ट्रीटमेंट कराने की वजह से क्या होता है, जो ये NH2 था ना, इसके साथ में जाकर के एसिटिक एसिड अटैच हो जाता है। देखो ये एसिटिक एसिड अटैच हो गया इसके साथ में, और फिर ये क्या बन जाता है, नैग बन जाता है। क्या बन जाता है, नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। ये स्ट्रक्चर इसका आप ध्यान दीजिएगा। देखो बीटा ग्लूकोज है, उसके साथ में क्या है, NH है, NH के साथ में COCH3 है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नैग बोलते हैं। अब नैग के ही पॉलीमर को जो है
नैग के ही पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइटिन। नैग के पॉलीमर को ही काइटिन बोल दिया जाता है। देखो कैसे पॉलीमर बन रहा है इसका, देखो नैग है, नैग ने क्या किया अपना सिंपल सा, यहाँ पर क्या है, ये क्या लगा होगा, NHCOCH3 लगा है, ठीक है। वो मैंने यहाँ पर डाला नहीं है, सीधा नैग लिख दिया, तो आप समझ जाओ क्या है ये, यही है। क्या है, ये है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है ये क्या है, नैग है। तो अब बीच में हमने नैग ही लिख दिया, तो सीधा क्या हो गया, वो नैग बन गया। अब नैग 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 बार बार जो है बॉन्ड बना रहा है। अब ये बीटा ग्लूकोज है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये कंटिन्यूअस, जैसे सेलुलोज का नहीं था, सेलुलोज के जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन बस बीच बीच में ये क्या है, ये सब नैग है। क्या है, नैग है। उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ बीटा ग्लूकोज का चेन था, जिसको हम लोग सेलुलोज बोलते थे। सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्या है, ये काइटिन है। ये बीटा ग्लूकोज तो इसमें है ही, लेकिन साथ साथ में अमीन ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप दोनों लगा होता है, जिसको जोड़ करके हम लोग क्या बोल देते हैं, नैग बोल देते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन बोल देते हैं। अब देखते हैं ये पाया कहाँ जाता है। काइटिन को मैंने बताया, काइटिन किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में भाई। आर्थ्रोपोडा का ये एक्सोस्केलेटन बनाता था, ये हमने देखा ही था पहले ही। और क्या बताया मैंने आपको, ये प्रेजेंट होता है सेल वॉल ऑफ द फंगी में। सेल वॉल ऑफ द फंगी में ये पाया जाता है, इसी वजह से इसको हम लोग बोल सकते हैं फंगल सेलुलोज। क्योंकि देखो प्लांट के सेल वॉल में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। फंगी के सेल वॉल में क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है। तो काइटिन और सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखें तो लगभग सिमिलर है, अगर बनावट देखा जाए सिमिलर है। भले उसी में जो है बीटा ग्लूकोज में क्या हो जा रहा है, अमीन ग्रुप और क्या लग जा रहा है, एसिटाइल ग्रुप लग जा रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है। बाकी काम यही कर रहा है, ये भी सेल वॉल बनाता है, वो भी सेल वॉल ही बनाता है। इसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, फंगल सेलुलोज भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फंगल सेलुलोज किसको बोलते हैं, तो काइटिन को जो है फंगल सेलुलोज बोला जाता है। काइटिन को फंगल सेलुलोज बोलते हैं, ठीक है। अब वहीं काइटिन में जो है अगर कैल्शियम कार्बोनेट जोड़ दें, क्या कर दें, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर काइटिन के साथ में जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन बन जाता है। मतलब काइटिन का ही तो आर्थ्रोपोडा का भी एक्सोस्केलेटन बना होता है ना, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन बन जाता है। आगे देखें भाई, ये काइटिन हो गया, ठीक है, काइटिन हो गया। काइटिन के बाद हम लोग देखते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन कैसा था, ये एक हेटेरोपॉलीमर था। क्या था, हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है बार बार सेम यूनिट रिपीट नहीं होगी, ठीक है। हेटेरोपॉलीमर में बार बार सेम यूनिट रिपीट नहीं होता। इसके पहले भी हम लोगों ने जो भी देखा था वो सब कैसे थे, होमोपॉलीमर थे, ठीक है। क्या था, स्टार्च था, ग्लाइकोजन था, सेलुलोज था और काइटिन था, ये सब क्या थे, होमोपॉलीमर थे। लेकिन ये क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, हेटेरोपॉलीमर होता है। कैसे, देखो पेप्टाइडोग्लाइकन को सबसे पहले देख लेते हैं, और क्या बोलते हैं, म्यूरिन भी बोलते हैं। क्यों म्यूरिन बोलते हैं, अभी बताता हूं मैं आपको। देखो ये किस में पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया में ये पाया जाता है, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया में पाया जाता है। कंपोज्ड ऑफ, किससे बना है, कंपोज्ड ऑफ किससे बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। मतलब नैग तो है ही भाई, नैग है, उसके साथ में क्या हो जाता है, नैम हो जाता है, उसके साथ में नैम हो जाता है। ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बात हो रही है, नैग है, उसके साथ में नैम होता है, और उसके साथ में क्या होता है, पेप्टाइड चेन होता है। पेप्टाइड चेन में क्या होता है, 4 से 5 अमीनो एसिड। मैंने अभी जब फ्लो चार्ट में बताया हुआ था, तो वहां पे आपको बताया था, जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है उसको वो नैग, नैम और कुछ अमीनो एसिड का चेन मिलकर के जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकन को बनाते हैं, ठीक है। तो नैग का स्ट्रक्चर आपको पता है, नैग का स्ट्रक्चर मैं आपको बना करके बता दूं। नैग कैसा, देखो ये, ठीक है, ये नैग था। अगर यहाँ पर देखो ओ लगा दो, यहाँ पर ओ लग जाएगा, बाकी सब ऐसे स्ट्रक्चर था। और यहाँ पर क्या लगा हुआ था, यहाँ पर NH लगा था, COCH3 ये लगा था। इसको क्या बोलते थे हम लोग, नैग बोलते थे। अब नैग हो गया ये, इसी के साथ में हम लोग नैम जोड़ दें, इसी के साथ में क्या जोड़ दें, नैम जोड़ दें। अब नैम क्या होगा, अभी मैं बता के दिखाता हूँ नैम क्या होता है। और इसी के साथ में क्या दें, क्या जोड़ दें, पेप्टाइड चेन जोड़ देते हैं। तो इसी को क्या बोलने लगेंगे हम लोग, इसी को हम लोग बोलने लगते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। कैसे, देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे बना करके दिखाया है मैंने, देखो ये नैग है, नैग है, देखो नैग है। अब नैग में क्या कर देते हैं हम लोग, इसके कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 3 कौन सा, 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये 3 नंबर के कार्बन पर, 3 नंबर के कार्बन के स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, देखो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे OH होता है ना अंदर की तरफ, बाहर की तरफ H होता है,
ठीक है। इसी कार्बन नंबर 3 पर क्या कर देते हैं हम लोग, म्यूरामिक एसिड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, म्यूरामिक एसिड जोड़ देते हैं। म्यूरामिक एसिड देखो कैसे जोड़ दिया, जो इसका H होता है, H को हटा करके, H को यहाँ से क्या कर दिया हमने, हटा दिया, देखो हटा भी देता हूँ मैं, H को हटा दिया, H को हटा के क्या कर दिया, ये म्यूरामिक एसिड है। क्या है, म्यूरामिक एसिड है। ये म्यूरामिक एसिड को इसके यहाँ पर जोड़ दिया। अब म्यूरामिक एसिड जैसे ही जोड़ दिया, तब ये नैग से क्या बन गया, नैम बन गया। क्या बन गया, नैम बन गया। इसका देखो नाम क्या लिखा है, नैम। नैम में क्या, नैम का मतलब क्या होता है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड या फिर एन एसिटाइल म्यूरिन, एन एसिटाइल म्यूरिन भी इसको बोलते हैं। तो नैग से ही नैम बनता है, नैग से ही नैम बनता है। ठीक है, नैग से ही नैम बनता है, तो नैम बन गया और हमारे पास नैग पहले से ही था, तो अब नैग और नैम को दोनों को साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, ये नैग हो गया और ये नैम हो गया। अब दोनों को साथ में ले लो भाई, ये नैम है, नैग है, नैम है, नैग है, ऐसे पूरा चेन बनाते चले जाओ और बगल में भी उसके साथ में, उसके पैरेलल में भी नैम नैग नैम नैग ऐसे लेकर के चले जाओ। अब ये दोनों चेन को, जो नैग और नैम की पूरी चेन बनी हुई है, इनको आपस में, मैंने बताया था कि दोनों को आपस में जोड़ने के लिए क्या होते हैं, पेप्टाइड चेन लगे होते हैं। कितने के, 4 से 5 अमीनो एसिड के, 4 से 5 अमीनो एसिड की जो चेन होती है, इन दोनों को जो है, इन दोनों की कह सकते हो नैग और नैम की चेन को जोड़ने का काम करते हैं। कहाँ कहाँ पे जोड़ेंगे, नैम नैम से जोड़ेंगे हमेशा, नैम से नैम के बीच में, नैम से नैम के बीच में, ऐसे पूरा चेन तुम बना करके लेकर के जाओ। वैसे क्या होंगे, नैम से नैम के बीच में ये जोड़ करके पूरा शीट बना देते हैं। आप लोग ऐसे समझ सकते हो, देखो ये पूरा ऐसे जो है समझ लो, ये नैग नैम बार बार लगा हुआ है और ये सबको जोड़ने के लिए कौन काम कर रहा है, अमीनो एसिड की चेन। ठीक है, अमीनो एसिड की चेन या फिर पेप्टाइड चेन जिसको बोलते हैं। इसको मैं दूसरे कलर से बना दूं, ये देखो ऐसे, ये पूरी शीट को जो है ऐसे सील करके रखते हैं। ठीक है, ये पूरा सीट बन जाता है, कह सकते हो पूरा कवरिंग बन जाता है, पूरा इन्वेलप जैसा बन जाता है। ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन का पूरा इन्वेलप बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो वही चीज बनाकर दिखाया मैंने, सिर्फ और सिर्फ ये नैम नैम को जोड़ेगा, नैग नैग को कभी नहीं जोड़ेगा। ठीक है, नैम नैम को ही सिर्फ जोड़ेगा। ठीक है, आगे देखें, अगर आगे देखते हैं, देखो आगे देखते हैं, तो ये यही देख लो, यहाँ पर पीछे जो मैंने बताया था, कहाँ पर पाया जाता है भाई, बैक्टीरियल सेल वॉल में ये पाया जाता है। कहाँ पर, बैक्टीरिया की सेल वॉल में ये पाया जाता है। पेप्टाइडोग्लाइकन किसकी सेल वॉल बनाता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है। और ये कैसे होते हैं, नैग और नैम के बने हुए होते हैं, नैग और नैम के बने होते हैं, ऐसे सीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पॉलीसेकेराइड जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया और हमारा कार्बोहाइड्रेट भी इसी के साथ में खत्म हो जाता है। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ आपको एकदम मस्त समझा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आकर के पर्सनली जो है आप अपना सवाल, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, 1 to 1 इंटरेक्ट करके आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी दूसरे लेक्चर में।